अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं हूं फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एनसीओसी के फैसले आ चुके हैं जिसमें कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल और जो शिद्दत वो इख्तियार कर रहा है और जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं और जो हमारे पास नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद उनके जो फैसले सामने आए हैं उसमें न सिर्फ हमने देखा कि तालीमी इदारों की बंदिश की भी बात की गई और फैसला हुआ, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बाजारों के हवालों से, मार्केट के हवाले से या फिर ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें भी एसओपीज को सख्ती से अमल दरामद कराने की बात की गई है। और यकीनन ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना जिस तरह से लोगों को निशाना बना रहा है, अगरचे इससे मईशत पर भी बुरा असर पड़ा है, लेकिन इंसानी जान हर एक चीज से ज्यादा अहम है। ये है एक बात और तस्वीर का एक रुख। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो एट द सेम टाइम हमें जो पाकिस्तान में है वो एक सियासी गर्मी भी दिखाई दे रही है। जैसे कि पिछले प्रोग्रामों में भी हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और पीडीएम जो है वो अपने जलसे खत्म करने पर या उनको रोकने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुकूमत भी बार बार कह रही है कि अब की बार हम सख्ती से निपटेंगे। ये बात खैबर पख्तूनख्वा के जलसे के बारे में भी कही गई थी, लेकिन वहां पे ये हुआ कि उन्होंने जो हुकूमत ने है, हमने देखा कि कंटेनर लगा दिए, लोग कम आए, या फिर वो जो मोबाइल सर्विस थी उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया। तो उस हवाले से थोड़ा सा चीज हमें देखने में आई, लेकिन जलसा हुआ, कितनी शिद्दत का हुआ उस पर बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब देख चुके हैं। लेकिन अब भी कई जलसे बाकी हैं और पीडीएम इस बात पर बजिद है कि जलसे तो होंगे और फिर उसके बाद वो लॉन्ग मार्च की भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये कैसे होगा? हम कोरोना की जो सूरत हाल देख रहे हैं इसमें इंसानी जानें जाया हो रही हैं। अब तो हम ये भी देख रहे हैं कि खुद पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जब हम बात करते हैं तो वो भी कोरोना का शिकार हो गए और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है हमने अहम शख्सियात जो देखी हैं वो इसका शिकार हुई हैं। तो फिर ये पीडीएम, ये अपोजिशन इस बात को क्यों नहीं मान रही? ये और बहुत सारी बातें जो हैं वो आज के प्रोग्राम में इस तरह की हम करेंगे और कुछ सवालात उठाएंगे। और इसके लिए हमने खैबर पख्तूनख्वा की 3 अहम जमातों के नुमाइंदों को अपने प्रोग्राम में शिरकत की पेशावर स्टूडियो में दावत दी है, जिसमें सूबाई वजीर मेहनत शौकत यूसुफजई साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सूबाई तर्जमान है, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद कुंडी साहब जो कि चेहरा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेंबर सूबाई असेंबली हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कुंडी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मैं कुंडी साहब आपसे ही शुरू करना चाहूंगी। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी कोरोना का शिकार हो गए, ठीक है, उन्होंने जलसे किए, उन्होंने यहाँ पर पेशावर में भी एक बहुत बड़े जलसे से खिताब भी किया और साथ ही साथ उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी अपनी मुहिम चलाई, मुसलसल लोगों के साथ राब्ते में रहे और फिर हमने देखा कि वो जिस चीज का खदशा था वो हो गया। उसके बावजूद भी जो अपोजिशन है वो अपनी बात पे डटी हुई है कि जलसे भी होने हैं, जुलूस भी होने हैं, एहतजाज भी होने हैं और फिर लॉन्ग मार्च भी होनी है। तो ये क्या ऐसी एक चीज है कि जो आपको बजिद कर रही है कि आप ये सारी सिचुएशन देखते हुए भी अपनी बात पर डटे हुए हैं? क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ जो आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए मुझे यहाँ पे दावत दी है। और उसके बाद मैं सबसे पहले ये दुआ करूंगा पूरे दुनिया के उन मरीजों के लिए जो कोरोना वायरस का शिकार है, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत कामला अता फरमाए। जिस तरह आपने बात की फरजाना, सबसे पहले ये जो काम है मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा पस मंजर है। हमारा सबसे बड़ा गिला हुकूमत से ये है, हुकूमत जो होती है वो एक अहम रोल होता है हुकूमत का, एक वो कम अज कम कंसेंसस बिल्ड करती है वो। और 2-2.5 सालों में अगर आपने देखा हो तो बदकिस्मती ये रही है हमारी मौजूदा हुकूमत की, उन्होंने नफरतों की दीवारें खड़ी की हुई है, तासुब पैदा किया हुआ है, तकसीम पैदा की हुई है, जिसकी वजह से इस परेशानी की हालत में इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है।
سب اور جس طرح آپ نے بات کی، آپ نے بڑی لاجیکل بات کی. کورونا کا جو وائرس ہے اس کو ہم مد نظر رکھ رہے ہیں، اپوزیشن میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن یہ کوئی ابھی ہم نے جلسے اناؤنس نہیں کی، یہ بہت پہلے سے اناؤنسڈ ہیں یہ جلسے ہمارے جو ہیں. اور ہم نے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ملتان کا جلسہ جو 30 تاریخ ہے، باقاعدہ ہم نے وہاں پہ کیمپ میں ماسک اور سینیٹائزر کا اہتمام کیا ہوا ہے، ایس او پی کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں حکومت کو، جس درندگی کے ساتھ، جس زیادتی کے ساتھ یہ لوگ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اور ایک ہی بس میں 30 40 لوگوں کو وداؤٹ اینی ایس او پیز ان کو تھانے میں بند کیا جا رہا ہے، حوالاتوں میں بند کیا جا رہا ہے. جس طرح میں نے بات کی، میری بات پھر وہیں پہ ہے، تقسیم، نفرت، انہوں نے تعصب کی سیاست کو پروموٹ کیا ہے. آج ان کی باتیں سننے کو کوئی تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی تیار لیکن نہیں. ان کی باتیں سننے کو آپ تیار نہیں ہیں کنڈی صاحب، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ ان کی بات نہ سنیں، آپ سچویشن کو دیکھیں. اس وقت جو کورونا کی صورتحال ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. آپ ان کی بات بھلے ہی نہ سنیں. فرزانہ بالکل آپ کی بات بجا ہے، اس پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور ہوا، اور ملتان کے سلسلے میں نے آپ کو گزارش کی، باقاعدہ ایس او پی کے تحت باقاعدہ ماسک کی ڈسٹریبیوشن ابھی سے شروع ہے، سینیٹائزر تقسیم ہو رہے ہیں. ایک ہمارا وہاں پہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا گروپ ہے جنہوں نے باقاعدہ 50,000 ماسک کا وہاں پہ اہتمام کیا ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں میں یہ باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا جائے گا. ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہوا ہے کہ بھئی جو پیرامیٹرز ہیں ہم نے لوگوں کو بھی سختی سے، چاہے وہ ہم الیکشن کمپین کے دوران تھا، چاہے وہ جلسے جلوس کے دوران ہے، اور اس کے باوجود بھی اس پہ مزید سنجیدگی کے ساتھ بیٹھک ہوگی. یہ صورتحال ڈے ٹو ڈے جس طرح چینج ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ہم اپنی اسٹریٹجیز یا حکمت عملی بھی چینج کریں گے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حرف آخر ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں شوکت صاحب آپ کی اجازت سے اختیار ولی صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہوئے آپ کی طرف آتی ہوں. اختیار ولی صاحب، جیسے کہ کنڈی صاحب نے بات کی ہے، ایک طرف تو وہ اس بات کو مان بھی رہے ہیں کہ ہاں کورونا کی شدت بڑھ رہی ہے اور یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر رہی ہے اور آئندہ جا کے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ بھی لیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر وہ یہ کہ ضد ہے کہ نہیں جلسہ تو کرنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی ضد ہے، ان کی نفرت ہے، ان کی چیزیں ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، وہ ساری باتیں سب کو دکھ رہی ہیں. لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے کہ کیا ایسی سچویشن میں اتنے سارے لوگوں کو جلسہ گاہ میں اکٹھا کرنا ضروری ہے؟ اور پھر آپ لاکھ ان کو ماسک پہنا دیں لیکن سوشل ڈسٹینس تو نہیں ہوگا نا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. ایسا ہے کہ جس طرح آپ کو احمد کنڈی نے بتایا، میں اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. کورونا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے ابھی تک ان کے اپنے اقدامات کیا ہیں، ماں سوائے ٹائیگر فورس بنانے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ جو اربوں روپے کا باہر سے پیسہ آیا امداد کی مد میں، وہ کہاں گیا، وہ کہاں پہ لگا؟ آپ نے جو لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم کورونا میں آپ کو اسٹرائک میں، لاک ڈاؤن میں آپ کو ہم راشن دیں گے، خوراک دیں گے، آپ نے کس کو دیا؟ جو لاک ڈاؤن کے مارے ہوئے لوگ ہیں، آپ نے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اب بات اگر آ جائے کورونا کے پھیلنے کی، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ وزیر اعظم صاحب پورے گلگت بلتستان گئے، سوات میں جلسہ کیا، چیف منسٹر نے مومند میں جلسہ کیا، باجوڑ میں کیا، سوات میں جا کے جلسہ کیا. یہ مراد سعید اور ان کے دوسرے وزیر، یہ مقابلہ کب تک ہوگا؟ مقابلے کی بات نہیں ہے. میں یہ کہوں گا آپ کو کہ اگر گورنمنٹ خود ان کو مثال ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح ایگزامپل سیٹ کرے دوسروں کے لیے. ان کے اپنے پولیٹیکل گولز ہو گئے پورے. اب اس کے بعد ان کو اپوزیشن کے جو پی ڈی ایم کا جو موومنٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو اب کورونا یہ آگے لا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اس وقت پالیسی یہ ہے کہ جب تک کورونا ہے تب تک حکومت ہے. یہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، اور جب تک کورونا ہے تب تک حکومت چلانی ہے. اب یہ کورونا کی آڑ میں اپنا ٹینور پورا کرنے کے چکر میں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بہت سیریس ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دو بلائیں ہیں. ایک بڑی بلا ہے، بڑی مصیبت ہے، اور ایک چھوٹی ہے. جو کووڈ-19 ہے کورونا، وہ عمران خان کی حکومت سے کم خطرناک ہے. عمران خان کی حکومت، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. کووڈ-18 جس کو ہم کہتے ہیں عمران خان کی حکومت کو، یہ تو 2018 میں آئی. لیکن خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ کووڈ
13 आया हुआ था। ये कोविड जो है हम पे तो 2013 से मुसल्लत है। हम समझते हैं कि इनकी हुकूमत में रोटी महंगी हो गई, डबल हो गई, आटा नहीं मिल रहा, दुकानें बंद, ताजिर परेशान, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे हड़ताल पे। तो ऐसे हालात में जब लोगों को खाने को रोटी मुयस्सर ना हो, इंसाफ नहीं मिल रहा हो, आपके पास अपने मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन को निशाने इबरत बनाने के अलावा कोई एजेंडा ना हो, और आप सिर्फ एक ही रट लगाई हुआ आपने कि ये चोर है, वो चोर है, इसको अंदर करूंगा, उसको बाहर करूंगा, इसको उधर डाल दूंगा, उसको उधर डाल दूंगा, और आप मुंह पे हाथ फेर के लोगों को तड़ियां और धमकियां देते हैं। ये जो मुल्क में हो रहा है, ये तो बड़े जमहूरियत के अलंबरदार और बड़े चैंपियन बना करते थे। तो ऐसी सूरत हाल में हम बहैसियत सियासी जमात और सियासी क़ियादत, हम पे ये बात वाजिब है, फर्ज है कि हम कौम की जान छुड़ाएं ऐसे लोगों से, ऐसी हुकूमत से। अब 30 तारीख को मुल्तान का जलसा होगा और 13 तारीख को इंशाल्लाह हमारा लाहौर में जलसा होगा, जिसमें हम लॉन्ग मार्च भी अनाउंस करेंगे। ठीक है। इन्होंने पर्चा करना है, ये शौक से करें, शौकत गिरफ्तार करेंगे, शौक से करें। वी आर रेडी टू फेस इट। अच्छा, शौकत यूसुफजई साहब वो कहते हैं आपने अपने पॉलिटिकल जो एजेंडा था वो गेन कर लिया, अब आपको लग रहा है कि ये जो कोरोना है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। बल्कि अहमद कुंडी साहब ने तो ये भी कह दिया कि लोग भी इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जाहिर है महंगाई और ये सारे मामला। वाकई आपने अपनी पॉलिटिकल जो पॉइंट्स थे वो गेन कर लिए और अब आप चाह रहे हैं कि पीडीएम खत्म हो जाए या ये नाकाम हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरजाना। देखिए, आप अपोजिशन को बिठाएं, उनसे 100 क्वेश्चन करें, जवाब यही आएगा आपको कि जी हुकूमत जो है वो हमारी बात नहीं सुन रही, हुकूमत ये नहीं कर रही, आवाम के लिए ये नहीं कर रही। असल इशू आएगा एंड पे, यही आएगा कि जी जो मुखालिफिन है उनको दबाया जा रहा है। जो असल इशू है इनका वो यही है कि जो एहतसाब हो रहा है, जो करप्शन के खिलाफ जो चल रही है केसेस, वो किसी तरीके से ये प्रेशर में लाना चाहता है गवर्नमेंट के, और आपको पता है इमरान खान प्रेशर में नहीं आएगा। असल इशू यही है। अब बाकी रह गया किसी अपोजिशन में नफरत है, तो अपोजिशन देखिए जमहूरियत का हिस्सा होता है अपोजिशन और गवर्नमेंट। तो अगर अपोजिशन की बात नहीं मान रही तो इसका मतलब ये है कि बस हुकूमत जो है वो, ये पहली दफा क्या ऐसा हो रहा है। इससे पहले जो अगर आप पीपल्स पार्टी का बयानिया उठा के देखें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ या नवाज शरीफ का उनके खिलाफ, तो वो क्या कहते थे एक दूसरे को, और कहाँ तक बात जाती थी, पेट फाड़ने तक बात जाती थी, सड़कों पे घसीटने तक बात जाती थी। अब वो बात इमरान खान ने नहीं की है। वो तो एक कानूनी बात कर रहा है ना कि जिसने चोरी की है उसको एहतसाब के सामने करना होगा, अपने केसेस डालने होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, अब क्या आवाम को सजा देनी है? असल इशू तो ये है ना कि अगर हमने जलसे किए तो उस वक्त तो बिल्कुल जलसे, जो इलेक्शन हो रहे थे उसका रिक्वायरमेंट थी कि आपने जलसे आप अपने करते गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और वो जब हुए उसका वो भी सब सामने आ गया कि जी आवाम हमारे साथ है कि नहीं है, वो तो रिजल्ट से पता चल गया। अब यहाँ आपने सवाद का भी जलसा किया ना? मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त तक किए जब तक एनसीओसी का फैसला नहीं आया। ठीक। जब एनसीओसी का फैसला तो एनसीओसी करेगी, कोई सूबाई हुकूमत के फिगर्स तो नहीं है कि सूबाई हुकूमत ने कहा कि जी आज से कोरोना फैल गया। ये चारों सूबे मिलके करते हैं। आप देखें कि डबल स्टैंडर्ड देखें कि कराची के अंदर जो सिंध की हुकूमत एनसीओसी का हिस्सा है, फैसला किया गया कि जी लॉकडाउन भी होगा, गैदरिंग भी पाबंदी होगी गैदरिंग के ऊपर, तो कराची ने उसी वक्त इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। और यहाँ जब हमने कहा कि जी एनसीओसी का फैसला आ गया, उसमें हमारा भी जलसा था, 21 को हमने नहीं किया, और हम बहुत बड़ा जलसा करते। ये जलसा तो आपने देखा ना इनका, उसमें आपने कहा मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप चले जाएं। 11 जमातों ने 10,000 लोग इकट्ठे नहीं किए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अब ये कहते हैं आवाम का एतमाद नहीं है। तो आवाम का एतमाद तो ये नहीं है कि आप हजार लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, आप कहते हैं एतमाद नहीं है। और वो पार्टियां डिमांड कर रही है हुकूमत से जिनका 1 या 2 मेंबर इस कौमी असम्बली में बैठे, वो भी ख्वाब देख रहे हैं कि जी हम आगे जाके हुकूमत बनाएंगे। तो ये तो ख्वाब होते हैं कि जो आप करें, सियासत करें, लेकिन जमहूरियत के अंदर ये होता है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ये इख्तिलाफ राय होता है। ये कोई नई बात नहीं है कि आपसे इख्तिलाफ किया तो आप कहते हैं नहीं, तो सजा आवाम को देनी है। कोरोना एक ऐसी हकीकत है जिससे नजरें चुराना मेरे ख्याल में अपने आप को धोखा देना है और कुछ भी नहीं है। बाकी पॉलिटिकल मामला जो हैं वो चलते रहते हैं। यहाँ पर बड़ा एक अहम इशू जो है वो शौकत साहब ने उठाया है कि पेशावर के जलसे में भी बात की गई थी कि हम SOPs को फॉलो करेंगे, लेकिन मैं भी मतलब हम भी वहां पे एज ए जर्नलिस्ट देख रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऊपर स्टेज पर यकीनन हमें ये चीजें नजर
नजर आई, लेकिन जब नीचे आप आवाम की बात करते हैं जो पंडाल में खड़े होते हैं उनको, और फिर यह भी एक दावा होता है कि हुकूमत कहती है कि 10,000 है, वो कहते हैं 25,000 है, 50,000 है, इन चीजों से बालातर होकर के नंबर कितना था, क्या इतना बड़ा नंबर एसओपी को फॉलो कर पाएगा, ये वो सवाल है जो हम पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। यहां पर लेते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि शौकत यूसुफजई साहब ने बड़ा अहम एक नुक्ता उठाया और मैं जरूर अहमद कुंडी साहब से ये बात पूछना चाहूंगी कि अहमद कुंडी साहब, शौकत साहब का ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है ना कि आप लोगों ने पेशावर के जलसे में भी कहा था कि एसओपीज को फॉलो किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि स्टेज पर लीडर तो एसओपी को फॉलो करते दिखाई दिए, लेकिन नीचे आप जो हजारों का मजमा इकट्ठा कर रहे हैं उनको, और फिर सोशल डिस्टेंस नहीं होगा तो फिर मास्क भी हमने तो नहीं देखा कि किसी ने पहना हुआ था, तो फिर आप कैसे ये मुमकिन बनाएंगे मुल्तान के जलसे में? देखिए, आपकी बात बिल्कुल बजा है, ये एक हकीकत है। जब मजमा ज्यादा होता है तो उसमें एसओपीज को फॉलो करना, चाहे वो 500-600 की शादी क्यों ना हो, ये तो बहुत बड़े हजारों और लाखों की तादाद के जलसे हैं, उसमें तो थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सर थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा होती है। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लेना। मैंने जिस तरह आपको कहा बिल्कुल मतलब है, वहाँ पे भी हमने कोशिश की, और अभी जिस तरह मुल्तान में हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइजर भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो मैंने आपको कहा वहाँ पे बाकायदा हमने फ्री मास्क और सैनिटाइजर की अरेंजमेंट की हुई है, एसओपी को फॉलो करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर उसी जगह पे जाऊंगा, शौकत साहब ने गुजारिश की जो भाई यार ये जो है ना करप्शन की से जांच हम एहतसाब कर रहे हैं, तो उससे निजात लाने के लिए, तो मुझे मतलब इस पे रोना भी आता है और मुस्कुराहट भी आती है। वो ये देखें, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में ये खेल आप कब तक खेलेंगे? ये करप्शन की कहानी तो हम 48 से सुन रहे हैं, और आप लोगों ने लोगों पे मुकदमे चोरी के भी बनाए, किसी पे ट्रैक्टर की चोरी पे, किसी की जमीन में पानी की चोरी के ऊपर। ये मादरे मिल्लत से शुरू, बल्कि शेख मुजीब से शुरू होकर जाकर जो है ना अभी नवाज शरीफ तक ये कहानी है। तो अगर इसमें जाए तो बड़ी डिटेल है। हमने मुशर्रफ का भी एक आमरियत देखी, हमने ज़ियाउल हक की भी दरिंदगी देख चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने तो मतलब है यहाँ पे शहादत गुजारी, आप किसको डराना चाहते हैं? अभी तो आपके तमाम हमारे जितने भी सियासी कैदी थे वो तमाम मतलब है तकरीबन जो है जमानतें लेकर निकल चुके हैं, और बाकी नवाज शरीफ को तो आपने खुद अपने हाथों से जहाज से चढ़ा के रुखसत करवाया था। तो आप किसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई भी इस चीज से, हम ये नहीं कहते जो भैया करप्शन या एहतसाब ना हो, हम ये कहते हैं सियासी इंतकाम बंद करें, नफरतों की दीवारों को गिरा दें। ये चीजें कल आपको पे बैक करेंगी। कल आप, ये वही जमात है जो 126 दिन डी चौक पे बैठी रही, जहाँ पे परिंदा पर नहीं मार सकते। 126 दिन ये लोग बैठे रहे, किसी ने इनको कैद में या सियासी कैदी नहीं बनाया। आज आप मुल्तान में आप खुद आप जाके गैर जानिबदार रिपोर्ट ले रहे, कितने लोगों को थानों में बंद किया गया है। तो हुकूमतें जो है ये आती जाती रहती है, लेकिन कम अज कम हमें वो अकदार छोड़ के जाने चाहिए। कल को कम अज कम ये लोग आपस में बैठे तो वो नफरतों की दीवारें हमारे दरमियान नहीं होनी चाहिए। ये कोरोना भी हम मिल बैठ के इसके खिलाफ भी लड़ सकते हैं, लेकिन फिर मैंने आपको कहा जो हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा होती हैं। अगर ये 2-2.5 साल में इनके रवैये, इनके एहसास अगर कुछ बेहतर होते तो हो सकता है आज इनकी भी बात मानने के लिए कोई ना कोई बैठने को तैयार होता। देखिए, हम सियासी वर्कर हैं, हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो कल को हम अगर कहीं पे, हमें ऐसा मैसेज देना चाहिए सोसाइटी को जो हम पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड कर सके। नहीं अहमद कुंडी साहब, बिल्कुल यहाँ पे रुकिएगा। आप पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ट अप करने की बात कर रहे हैं। शौकत साहब तो कह चुके हैं और हमने खुद भी देखा, हमने खबर चलाई कि बिफोर पेशावर जलसा उन्होंने कहा कि आप आए, हम आपसे बात करते हैं, आप बैठे ही नहीं। इख्तियार वली साहब, आपसे यही बात पूछना चाहूंगी कि जब हुकूमत आपको पेशावर के जलसे से पहले कह रही थी कि आइए बैठिए बात कीजिए, उस वक्त तो आपने बात नहीं की, और अब अपोजिशन कह रही है कि पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ट अप करना चाहिए, तो कैसे होगा? आप बैठने को तैयार नहीं है। वो इनका एक पॉलिटिकल स्टंट था, और इन्होंने बिल्कुल, ये भाई मेरे बात कर रहे हैं, इन्होंने सेम डे हमें इत्तला दी कि आप आज 4 बजे जो है तो आप हमारे पास इजलास में आए और हम उसमें बैठ के बात करेंगे कि कोरोना का वायरस है और इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं।
इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड आप पार्लिमानी पार्टियों को बुला रहे हैं, उसके हेड्स को बुला रहे हैं, सेम डे बुला रहे हैं जब कल उनका जाने को जलसा होने को जा रहा है, ये इनकी सीरियसनेस शो करती है। बात सारी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पीटीआई के पास इंतकामी सियासत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। आपकी इकोनॉमी मुल्क की बर्बाद हो चुकी है। आप कहते हैं एसओपीज, इस जलसों में हमने स्टेज पे एसओपी हमने फॉलो किया। जलसा में पेशावर में ये जो कह रहे हैं ना, जिस जलसे को ये नाकाम बता रहे हैं, 1.8 किलोमीटर इस जलसे का इसका पंडाल था, 1.8 पौने 2 किलोमीटर। अब इसको ये कहते हैं कि ये 10,000 लोगों का जलसा नहीं था। इसमें जितने लोग आए थे वो आपने भी देखे, पब्लिक ने भी देखे। वो लोग जिनको हम कहते हैं, हमने उनमें मास्क भी तकसीम किए, हजारों की तादाद नहीं पहने हुए थे। मैं बता नहीं, वो अब देखें फरजाना, जब पेट भूखा हो, बदन नंगा हो, घर में बिजली का बिल अनपेड पड़ा हो, गैस नहीं हो, पानी का नलका कट चुका हो, मजदूर बेरोजगार हो, उसके लिए कोरोना कोई मानी नहीं रखता। वो फिर जान की बाजी लगा के वो हुकूमत के गिराने के लिए आते हैं। और हमारे पास जो लोग आते हैं जलसों में, वो तो भूखे लोग हैं। पाकिस्तानी कौम तो वैसे भी, मतलब हम एक डेवलपिंग कंट्रीज में से, हम तो तरक्की पजीर ममालिक में से हैं। हम तो बड़ी सख्ती से गुजर रहे हैं। यहाँ पे तो लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने कहा था कि हम 50 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, और पता 1 करोड़ नौकरियां, और लंदन से लोग नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान आएंगे। इनके वो झूठे वादे जब लोगों को याद आते हैं, मास्क क्या, वो सर धड़ की बाजी लगा के अपोजिशन की उसमें शोका साहब वो कह रहे हैं कि लोगों को जब आपके झूठे वादे सामने आते हैं, एक लाइन में बोलता हूँ फिर आप जी, हम ये समझते हैं कि पब्लिक को ये बात समझ आ गई है कि किसी भी मुसीबत से, किसी भी बीमारी से, किसी भी वबा से बड़ी वबा जो है वो मौजूदा हुकूमत है। इनकी अपनी करप्शन है, जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, जो पब्लिक को इन्होंने लारे लपे दिए थे और गलत डायरेक्शन पे लोगों को डाल दिया था। तो अब हुकूमत को जाने का इनका वक्त आ गया, और पब्लिक इस वक्त सीरियस है कि अब इनको रुखसत हो जाए। शोक साहब, ये आपने इनकी बातें सुनी इख्तियार वाली की, वो कह रहे हैं कि जनाब पब्लिक सीरियस है कि आपको घर जाना चाहिए, और ये पब्लिक है जो कोरोना को से ज्यादा मुश्किल समझती है कि इस हुकूमत का होना। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक है ना, पब्लिक ने तो फैसला गिलगित बल्तिस्तान में दे दिया, वो भी पाकिस्तानी है ना, कोई बाहर से तो नहीं आया है। दूसरा देखिए, ये जो केसेस के बारे में बार बार कह रहे हैं ना कि इंतकाम ले रहे हैं, मुझे कुंडी साहब और ये बैठे हैं इख्तियार वली साहब, इन दोनों को पता है और आपको भी पता है कि ये जो केसेस चल रहे हैं ये किसने बनाए थे। क्या ये कागजों में उसके लिए बनाए गए थे, चलाने के लिए बनाए थे ना। ये नहीं चला सके, हम चला रहे हैं क्योंकि हमने नेब को आजाद किया हुआ। ये इसमें से एक केस बता दें कि हमने बनाया। ये सारे वो केसेस हैं इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चल रहे हैं, साफ पानी केस, आशाना हाउसिंग, ये सारे एक जो है ये सारे पीपल्स पार्टी के दौर के केसेस हैं, उन्होंने इनके खिलाफ बनाए थे। और पीएमएलएन ने, अब ये जरदारी साहब की बात करें, जरदारी साहब किसके दौर में जेल में थे और किसके दौर में उनकी जबानें काटने की बातें हो रही थी। ये अब मसला ये है कि अब एक तीसरी कुव्वत आ गई इमरान खान। ये सब अब इमरान खान का फोबिया इनको हो गया। अब ये समझते हैं कि यार हमारी सियासत ही खत्म कर दी इसने। गिलगित से लेके कराची तक इनको ये खतरा पड़ा हुआ है कि इनकी सियासत, इधर मौलाना साहब को अपनी फिक्र पड़ी है कि उनको पहली दफा तो असेंबली से भी बाहर हो गए। ये बहुत इशू, ये अपने आप को सीरियसली इसलिए समझते हैं कि इनको सियासत की पड़ी है। इनको ये नहीं पड़ी कि अवाम, आप मुझे बताएं कि चलो हम गलती कर रहे हैं, हमने गलतियां कर दी हैं, तो क्या अब आवाम को सजा देना लाजमी है? ये क्या ये नहीं समझते कि इनके जलसों से लोग मरेंगे या इनके जलसों से कोरोना फैलेगा? ये कहते हैं बाजार क्यों खुले, ये कहते हैं स्कूल क्यों खुले। मतलब आप ये मानते हैं कि वो जो आपने जलसे किए वो गलती थे? देखें मेरी बात सुने, ये एनसीओसी के फैसले होते हैं चूंकि इस मुल्क के अंदर एक इदारा कायम हुआ है। जब वो बताती है कि जी इस वक्त ये इशू, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि बात हो रही थी कि इस पर इल्जाम उस पर इल्जाम, कुंडी साहब थोड़ा सा इल्जामों से निकल कर अगर हम एक बात करें, बल्कि कुंडी साहब पहले मैं आती हूँ जनाब शौकत साहब के पास, थोड़ा सा चीज को चेंज करते हैं। शौकत साहब आपके पास क्या वे फॉरवर्ड है? देखिए वे फॉरवर्ड यही हो सकता है ना कि हम
126 दिन का हमने जब धरना दिया था और हम दे रहे थे, APS का वाकया हुआ के खिलाफ सबने इकट्ठा होना था, हमने धरना मुलतवी किया, हम आके बैठ गए। तो आज भी वही सूरत हाल है। अगर कोरोना की सूरत हाल है, आप क्या साबित क्या करना चाहते हैं? आप क्या कहते हैं मुल्तान का जलसा हो जाएगा, लाहौर का, तो हुकूमत खत्म हो जाएगी? हुकूमत तो खत्म नहीं हो रही है ना, लेकिन अवाम को जरूर मुश्किल में डालना है। इस वक्त जो नई सूरत हाल है, मैं आपको बताऊं, आपका जो नॉर्थ वेस्ट है उसके साथ बेड्स खत्म हो गए। मुझे डॉक्टर ने कह दिया कि वहाँ पे कोई बेड्स अवेलेबल नहीं है कोरोना के पेशेंट के लिए। पेशावर का आपका हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में कोरोना के पेशेंट के लिए कोई बेड नहीं है। आपके शरपाव अस्पताल में कोई बेड नहीं है, सिर्फ एक LRH रह गया। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, ये कोई मामूली वो नहीं है। और देखिए, जहां तक इनको कह रहा है कि जी ये बैठे थे इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, हमारे खिलाफ मुकदमे हुए। मैं इस वक्त दहशतगर्दी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस भुगत रहा हूँ। मैं हर उसमें जाता हूँ और पेशी होती है मेरी, मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। तो आप मुझे बताएं मैंने कौन सी दहशतगर्दी की थी? मैं तो सिर्फ टीवी पे आता था ना, या कोई मैं दहशतगर्द हूँ जो मेरे पे दहशतगर्दी। अब ये रो रहे हैं, खुद जो काम किया उस पर तो इनको कोई वो नहीं है, लेकिन जो काम खुद करके गए हैं ना, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाए और ये एक दूसरे को डराते थे, आवाम को बेवकूफ बनाते थे। हम आए, हमने इनके खिलाफ मुकदमे चालू करा। लेकिन मैं इस वक्त एज ए जर्नलिस्ट वे फॉरवर्ड की तरफ जा रही हूँ। वो पुरानी बातें छोड़ें कि जो होना था वो हो गया। कुंडी साहब, वे फॉरवर्ड होना चाहिए। वो कह रहे हैं आप आए, बात करें, चीजों को समेटने की कोशिश करें और सबसे बढ़कर ये लोगों को कोरोना से बचाएं। कुंडी साहब। फरजाना, मैं बड़ी सिंपल बात आपको, एक मॉडल हमारे पास मौजूद है। 2008 से लेकर 2013 तक हम ये दावा रखते हैं, हमने इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए तमाम नफरतों की दीवारों को गिराया। तमाम उस दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। हालांकि हमारी मुखालिफ जमातें थी, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग का ANP, उनके खिलाफ हम इलेक्शन लड़ते रहे। लेकिन हमने एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड किया जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए वाहिद एक उम्मीद की किरण है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, वे फॉरवर्ड ये है, इतना बड़ा पेंडेमिक आया, वजीर आजम एक भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि वो अनापरस्ती में मुब्तला है, वो नफरतों की दीवारें खड़ी करना चाहते हैं, वो तासुब फैलाना चाहते हैं। हालांकि इतना बड़ा पेंडेमिक गुजरा, मेरा सिर्फ एक सवाल है, वजीर आजम को चाहिए था एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, एक मीटिंग में वो आए भी थे अगर आपको याद हो, और वो अपना खिताब करके चले गए थे। ये रवैये इनको ले डूबेंगे, ये गैर संजीदगी इनको ले डूबेगी, ये इनका ये इस सोसाइटी के ऊपर उधार है, ये इनको अदा करना पड़ेगा बाद में। आज भी मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर उठे, बड़ेपन का मुजाहरा करे और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और इस पेंडेमिक के खिलाफ, तो फिर मतलब बात हो सके। वे फॉरवर्ड है क्यों नहीं है? पॉलिटिकल लोग दलील और दलाइल पे बुनियाद पे बात करते हैं, बैठते हैं, सारी उम्र हम लोगों के पास डायलॉग नहीं है। पॉलिटिकल लोगों के पास क्या हथियार होते हैं? कोई बंदूक तो हमारे पास होती नहीं है, सिर्फ डायलॉग ही इसका वाहिद हल है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ठीक है, इख्तियार वाली साहब, कुंडी साहब देखें, PDM में बैठे हैं, जाहिर है एक बड़ी जमात है, वो कह रहे हैं कि APC बुलाएं, प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें शिरकत करें, डायलॉग करें पॉलिटिकल, और चीजों को समेटने की कोशिश करें। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूं कि बात अब इससे बहुत आगे निकल चुकी है। मैं कुंडी भाई की इस बात से ज्यादा मैं इसके साथ मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता। इस वक्त जो वे फॉरवर्ड है, जब ऐसे हालात हो जाएं कि आपके मुल्क में कोई पुरसाने हाल ना हो, जब आप हुकूमती वजीरों को, मुशीरों को और वजीर आजम को कहें कि आप हमारी तनकीद छोड़ें, हम पे उंगलियां उठाने की बजाय आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, आपकी 2.5 साल कारकर्दगी क्या है, वो उसकी बजाय आके आपको गालियां दे, आपको लान तान कहे, आपको बुरा भला कहे, और वो आपके खिलाफ FIR बनाए, केस बनाए, और अब कोरोना की आड़ में छुपना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल में द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि हुकूमत को होश के नाखुन लेना चाहिए। ये तमाम मौके ये लोग गंवा चुके हैं। वो जो इनको हमने होश के नाखुन लेने से क्या मतलब है आपका? के मईशत का जो हमने इनको, नहीं, होश के नाखुन लेने से आपका क्या मतलब है? ये कहते हैं हुकूमत हमारे मीसा के जी, हुकूमत हम आपसे नहीं मांग रहे, हुकूमत हम पब्लिक से मांगेंगे। PDM जो है वो हुकूमत बनाने के लिए नहीं बनाई गई। PDM जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को रुखसत करने के लिए, मुल्क में आजाद, शफाफ, मुनसिफाना इंतखाबात के लिए। वो तो लाजमी बात है, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ओनली वे फॉरवर्ड इज कि असम्बलियत तोड़े, रिजाइन दे वजीर आजम साहब, और नए इलेक्शन का ऐलान करें। इसके अलावा इंशाल्लाह हो जाएगा। वो सिंध वाले, सिंध पे जिनकी हुकूमत है, चौकस साहब वो कह रहे हैं कि APC कर ले। और कोई रास्ता नहीं है, इनके पास वाहिद ऑप्शन यही बचता है कि ये लोग इस्तीफे दें, घर जाए, इलेक्शन का ऐलान करें। तो मुस्तरद कर दिया, अदरवाइज जो PMLN का बयान था वो तो ऑलरेडी मुस्तरद हो गया। अदरवाइज मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क में वो हालात आ रहे हैं, तहरीकें जब शुरू हो जाती हैं
تو وہ اپنے انجام تک پہنچے بغیر رکتی نہیں آج تک ہے، اور ان کو ابھی ہم فارغ کریں گے رخصت کر کے انشاءاللہ۔ تاریخ سے حکومت ختم حکومت ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ سے شوکت صاحب آپ کا، اختیار ولی صاحب آپ کا، احمد کنڈی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے لوگوں کی باتیں سنی۔ اب پی ڈی ایم کا جو ایک پوائنٹ ہے، مطلب دو اہم پارٹیوں کے سے تعلق رکھنے والے نمائندگان یہاں پر موجود تھے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اے پی سی بلائیں اور بیٹھ کر پولیٹیکل کنسنسس بنانے کی کوشش کرے۔ نون لیگ واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ ساری چیزوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب تحریک چلے گی، اور جب تحریک چلتی ہے تو وہ بس چلتی ہی جاتی ہے۔ دوسری طرف شوکت صاحب کہہ رہے ہیں، صوبائی وزیر ہیں اور حکومت ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان تحریکوں سے کبھی حکومتیں نہیں گرتی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جو مثالیں ہیں ان کو بھی ہم نہیں دہرانا چاہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ مثالیں دوبارہ نہ دہرائی جائیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کو جو درپیش ہے میرا خیال میں وہ ہے کورونا کی یہ وبا، جس پر جلد از جلد قابو پانا ہے اور انسانی جانیں بھی بچانی ہے۔ لیکن پولیٹیکل لوگوں کا کیا خیالات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے، سیاسی پارٹیوں کے جو تجزیے اور تبصرے تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو بیورو رپورٹ سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔